एनसीईआरटी का सार संग्रह शुरू किए हैं। रोजाना 4 बजे से संध्या 4 बजे से मिल जाता है आप लोग को वीडियो। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी किया कीजिए। और जलवायु तक कंप्लीट कर चुके हैं, जलवायु 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए। आज शुरू करते हैं मृदा, सोयल को देखेंगे। मृदा क्या है, कितने प्रकार की होती है भारत में, सभी पहलू को बारीकी से समझेंगे मृदा को। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। मृदा क्या होता है? मृदा मतलब मिट्टी होता है। मिट्टी समझिए आप, समझे, मृदा मतलब मिट्टी। तो मृदा को समझते हैं क्या है भाई। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण मतलब भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण होता है कि भाई इस मिट्टी का उत्पत्ति कैसे हुआ, और रंग के आधार पे भी होता है कि उस मिट्टी का रंग कैसा है, उसके आधार पे। संयोजन की तथा अवस्थिति के आधार पे, संयोजन मतलब उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, संयोजन के आधार पे। और अवस्थिति, वो अवस्थित कहाँ पे है, उसके आधार पे मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके आधार पे जो मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पे, रंग के आधार पे, संयोजन अवस्थिति के आधार पे, तो उस प्रकार से भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 1 काली मिट्टी पाई जाती है, 2 लाल और पीली मृदा पाई जाती है, 3 लेटेराइट मृदा पाई जाती है, 4 शुष्क मृदा पाई जाती है, 5 लवणीय मृदा पाई जाती है, 6 पीट मृदा या दलदली मृदा कहेंगे इसे, आप पीट मृदा कहिए या दलदली मृदा। दलदली क्षेत्र में आपको ये मृदा मिलेगा गुजरात में, समझे। पीट या दलदली मृदा कहाँ पाई जाएगी? 7वां हो जाएगा वन मृदा, मतलब वनीय प्रदेश में जो मृदा पाई जाएगी, जहाँ पे क्या होता है सर, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, पत्ता गिरेगा साले साल, समझे। तो 8 प्रकार की मृदा अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन वास्तविक 8 प्रकार पाई जाती है? वास्तविक नहीं, भारत में मृदाओं का वर्गीकरण है। तो आपको अगर पूछे भारत में कितने प्रकार की मृदा है पाई जाती है, तो 8। आइए अगला पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं। जूम करते हैं, मजा आएगा पढ़ने में। क्या है सर? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। क्या होता है? फ्लोर, फर्श होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत में सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन है सर? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाएगा सर? तो जलोढ़ मृदा पूरा उत्तर भारत के मैदान में पाया जाएगा, जिसे गंगा सतलज का मैदान, गंगा का मैदान कहेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहेंगे, या फिर आप तटीय क्षेत्र में, तटीय प्रदेश में कहेंगे। तटीय प्रदेश में जो मृदा बनी है, जैसे कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, कावेरी डेल्टाई क्षेत्र, या फिर महानदी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ये सब डेल्टाई क्षेत्र में जो मृदा बनी है उसे जलोढ़ मृदा कहेंगे, जलोढ़ मृदा कहेंगे। रेगर मृदा, ये क्या है सर? रेगर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगर मृदा को आप काली मृदा कहेंगे। काली मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में हुआ है सर? मालवा का पठार और दक्कन के पठार में। मतलब सर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र में, हाँ भाई इस क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद रेगर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक रेगर मृदा मतलब काली मिट्टी, रेगर मृदा यानी काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में? महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा का दिखता है? मालवा पठार में किसका दिखता है? काली मिट्टी का दिखता है, यानी रेगर मिट्टी का दिखता है, यानी इसी का नाम है काली कपासी मृदा, वो भी आप कहेंगे, समझे। तो ये सब मिट्टी का विकास हुआ है। अगला पॉइंट को समझते हैं। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे 3 बात समझनी योग्य था। काली मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा है। का है सर? क्योंकि जब काली मिट्टी का क्षेत्र सूखता है ना, पूरा खेत फट जाता है, तो जोतने की जरूरत नहीं है। दूसरा है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। सिंचाई की कम आवश्यकता क्यों होती है सर? जब काली मिट्टी में जहाँ बारिश होता है ना बाबू, ये मृदा लंबे समय तक नमी को
अपने में धारण कर सकती है। आप देखेंगे उत्तर भारत के मैदान में, हम लोग के यहाँ पे बिहार क्षेत्र में बारिश हुई और सूख के तैयार हो गया मिट्टी, कादो नहीं होगा। लेकिन काली मिट्टी जब गीला होता है ना सर, धस जाइएगा वहाँ पे, पूरा छोड़ता नहीं चप्पल या जूता। ये सब कारण है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो काली मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। पीली रंग फेरिक ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड कहेंगे, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लौह के ऑक्साइड के कारण, समझे, फेरिक ऑक्साइड के कारण पीली रंग और लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, इसलिए लाल मिट्टी का निर्माण होगा। यहाँ अगला पॉइंट को समझना है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। रटेंगे सर नहीं, आप देखेंगे जिस राज्य में वर्षा सालों भर देते रहे, सालों भर वर्षा पड़ते रहे, तो मतलब अब तटीय क्षेत्र में वर्षा, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढलान पे जो वर्षा होती है सर, वहाँ सालों भर वर्षा होती है। और वर्षा होते होते सदियों से हो रही है वर्षा होते होते मिट्टी में जो पोषक तत्व था रीस के जमीन के नीचे हो गया और वह मिट्टी बन गई लेटेराइट मिट्टी। उसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते। उसमें काजू की खेती करेंगे, समझ, खाद्यान्न फसलों की खेती वहाँ नहीं की जाती है। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आपका उत्तर हो जाएगा। मेघालय में भी आपको मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। और कहाँ मिलेगा सर? आपको उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में मिल जाएगा, तटीय क्षेत्र में मिल जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर मतलब क्या होता है? उर्वरा नहीं, अनुर्वर बनते जा रही है। लेटेराइट मिट्टी लाल कलर का होता है, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। सिलिका तत्व रीस के नीचे चला गया, इसलिए पूछागा किस मिट्टी में सिलिका तत्व का निक्षालन हो गया है? तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। शायद इसमें नहीं होगा, तो हम बता दिए आपको। सर, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सर, अम्ल और क्षार क्या होता है सर? पीएच, अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो उसे अम्लीय मिट्टी कहेंगे, और 7 से अधिक हो उसे क्षारीय मिट्टी कहेंगे। यहाँ पे है, यदि क्षारीयता कम करनी हो तो आप उसमें क्या मिलाइए? जिप्सम मिलाइए। और क्षारीय मिट्टी का विकास उस क्षेत्र में हुआ है जहाँ पे गहन कृषि की गई है सिंचाई करके। सिंचाई जैसे पर हरित क्रांति वाले क्षेत्र में क्या हुआ? सिंचाई इतना जबरदस्त हुआ। काहे हुआ सर? क्योंकि सब्सिडी पे पानी, बिजली मिल गया, उसको मोटर मिल गया ब्लॉक से सस्ता में, बोरिंग मिल गया, और क्या किया वो लोग? चला दिया मोटर और सो गया। बिजली फ्री में मिल गया, सस्ता में मिल गया। तो इससे क्या हुआ? पोषक तत्व जो मिट्टी में थी वो पोषक तत्व रीस के जमीन के नीचे चला गया और क्षारीय मिट्टी का विकास हुआ। उत्तर भारत के मैदान में सभी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी लगभग देखने को मिलता है। अगर आप सामान्य किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने खेत में पटवन कीजिएगा ना, तो उजला धब्बा खेत में उग जाता है। तो अगर आपके खेत में उजला धब्बा उगता है तो आपकी खेत की मिट्टी क्षारीय युक्त मिट्टी है। आप सोच रहे होंगे कि सही बोल रहे हैं मास्टर, हम तो देखे हैं बहुत लोग जो खेती गृहस्थी करते होंगे, हम तो करते हैं। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः पाई जाएगी आपको मालाबार तटीय प्रदेश, मतलब केरल कर्नाटक का तटीय प्रदेश। केरल के तट को क्या कहते हैं सर? मालाबार तट कहते हैं। के कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। बता दिए थे एक वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में बताए थे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप करने के भी बनाए थे, 2 मिनट का वीडियो था। आप भी उस सबको वीडियो को देखा कीजिए। एक बार देखेंगे ना आपको बहुत बकवास चीज देखते हैं। आप 24 घंटा में क्या ये जो 1.5 GB 2 GB डाटा आता है, क्या उसका संपूर्ण सदुपयोग करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो 2-3 वीडियो छोटा आता है, उसमें उसको देखने में कोई दिक्कत है, कोई हर्ज है? नहीं होना चाहिए। देखेंगे तो कुछ ज्ञान होगा, एक्चुअली रिवीजन हो जाएगा ना। यदि क्वेश्चन कहीं गलती कर रहे हैं तो आपको छोटा वीडियो का भी आ जाएगा याद, और सही उत्तर मार देंगे तो आपका 1-2 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएगा एग्जाम में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बालुई या दोमट मिट्टी में। बालू मिट्टी में कम जल धारण करने की क्षमता होती है, मतलब पानी को रखने की क्षमता होती है। और सबसे अधिक जल धारण की क्षमता, धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? जो पौधा है सर, उस पौधा को
पानी कहाँ से मिलता है? पानी मिलेगा जमीन से, मिट्टी से मिलता है। तो कौन मिट्टी से सबसे अधिक? चिकनी मृदा से मिलता है। अब मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसलें। दलहनी फसल के जड़ों में राइजोबियम नामक का जीवाणु पाया जाता है बाबू। राइजोबियम जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन को अपने ये क्या ना जड़ में नाइट्रेट के रूप में संग्रहित करता है, समझे। और जिससे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन ही क्या है? खाद है। नाइट्रोजन ही खाद उर्वरक है, जिसके चलते क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पोषक तत्व प्रदान होता है मिट्टी को। इसलिए दलहन फसल कहा जाता है लगाने के लिए। इसे फसल चक्र कहते हैं। हम लोग बचपन में रटे थे कि फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? जब दो धान्य फसल मतलब जब दो मुख्य फसल के बीच एक दलहन फसल को लगाया जाए उसे फसल चक्र कहते हैं। अब बहुत जरूरी है फसल चक्र। यहाँ पे है लाल और पीली मिट्टी मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैसे पदार्थ की कमी होती है। किस किस मिट्टी में सर? लाल पीली मिट्टी में। लाल पीली मिट्टी में ये सब में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस ये सब कम मिलेगा आपको, समझे। आइए यहाँ पे कुछ चीजें को देखते हैं यहाँ से, समझे। यह है भाई चंबल घाटी। चंबल घाटी कहाँ पे सर? मालवा पठार। मालवा पठार, चंबल घाटी, चंबल की डाकू, फूलन देवी। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो आप बताएंगे अवनलिका अपर्दन। क्योंकि चंबल घाटी यानी मालवा पठार में चंबल नदी जब चलती है तो गहरे गहरे गड्ढ बना के चलती है। चंबल की ही डाकू क्यों होती है पता है? क्योंकि वो बड़का बड़का खड्ड है। आपको बता देते हैं बना के फिगर में बता देते हैं बाबू। मान लीजिए इसमें नदी चल रही, चंबल नदी, एक नाला, यही नाला में चंबल नदी यहाँ पे चल रही, चंबल नदी, ये चंबल नदी है, समझे। कई नालाओं में बड़ा लंबा गहरा गड्ढा है। ये क्या है? बड़ा गड्ढा है, जिसे अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। तो ये जो अवनलिका अपर्दन है, तो बताइए इस क्षेत्र में प्राचीन काल में जीप लेके पुलिस पहुंच पाती, घोड़ा लेके डाकू घुस जाता था इसमें, समझे। अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। ये चंबल क्षेत्र में मिलेगा, इसलिए इसे अवनलिका अपर्दन कहते हैं। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। दोमट मिट्टी में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट मिट्टी में बहुत बार देखिए, ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। गाद क्या है? मृत्तिका, रेत, ये सब दोमट मिट्टी में आपको पाया जाएगा। मृत्तिका। नेक्स्ट लाइन को समझते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? देखिए भारत के सभी मिट्टियों में किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है? तो जस्ता की कमी पाई जाती है। जस्ता भारत के सभी क्षेत्रों में कम पाई जाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ मिट्टी कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? चूना यानी लायम का प्रयोग किया जाता है। और क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। हम बताइए मतलब क्षारीय जिप्सम, अम्लीय चूना। समझ में आ रही चीजें? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये हरित क्रांति का क्षेत्र रहा था। हम बताइए कि हरित क्रांति के क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी का विकास कैसे हुआ? क्योंकि खूब पानी पटाएगा। पानी उस क्षेत्र में इतना बहाया गया किसान के द्वारा कि वहां का पोषक तत्व नीचे हो गया और मिट्टी हो गया क्षारीय। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। अल्पता मतलब कमी पाई जाती है। लवणीय मृदा जो भी है सर, उसमें नाइट्रोजन और चूना कम पाया जाता है। जैव मृदा किसे कहते हैं सर? जिसमें ह्यूमस होता है। जैव मृदा यानी ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? नीला रंग अम्लीय वो फेरस आयरन के कारण, एसिड के कारण, मतलब पीएच वैल्यू 7 से कम है इसके कारण, और फेरस
फेरस आयरन मतलब वही फेरिक फेर मतलब लौह लौह की मात्रा की अधिकताकरण, जैव मृदा का रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। पश्चिमी राजस्थान जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। जहां जहां मरुस्थलीय प्रदेश है वहां कैल्शियम की अधिकता पाई जाएगी, और राजस्थान में भी। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व की अभाव होता है, तो नाइट्रोजन का अभाव रहेगा, कैल्शियम की अधिकता रहेगा। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो वन रोपण कीजिए, अब मृदा को बचाइए, क्योंकि वन जकड़ लेता है, वन का जंगल का जड़ जकड़ लेता है मिट्टी को, बहने नहीं देता है, इसलिए अपरदन से रोका जाता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति देखते हैं। पीएच मान मिट्टियों की प्रकृति, यदि 1 से 6 के बीच में रहेगा पीएच वैल्यू तो अम्लीय मिट्टी कहेंगे, 7 रहेगा तो उदासीन मिट्टी कहेंगे, 8 से 14 रहेगा तो क्षारीय मिट्टी कहेंगे, 1 से 6 रहेगा अम्लीय मिट्टी रहेगा तो इसमें चूना मिला के नॉर्मल मिट्टी बनाएंगे खेती करने योग्य, और 8 से 14 रहेगा मिट्टी क्षारीय रहेगा तो इसमें जिप्सम मिला के खेती करेंगे नॉर्मल करके। समझ में आया? तो ये चलिए मिट्टी खत्म हो गया, प्राकृतिक वनस्पति दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे। कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया दीजिएगा, मजा आया कि नहीं आया। और आपको बता देते हैं इससे बाहर बिहार पुलिस में रहेगा भी नहीं, गारंटी है मेरा। 1-2 प्रश्न रहेगा, कुछ प्रश्न जो हम बोल देते, जैसे वहां पे यहाँ पे क्या नहीं था सर, जैसे पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगड़, तो हम अपने मुंह से बोल दिए कि नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। बहुत बात अपने से बोलते हैं, आपको लगता होगा कि पढ़ पढ़ के सर देख देख के बोल रहे, देख देख के बोलते हैं, लेकिन बहुत बात नया बोलते रहते हैं, समझे? तो आ जाइए सर, कोई नहीं, तो ये बात होना चाहिए। चलिए 1 सेकंड, चलिए मिलते हैं 1 सेकंड, अगले टॉपिक में अगले तरीका से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।